हाय एवरीवन। जो आज का हमारी टॉपिक है वो किस पे? मनी सप्लाई पे। यहाँ पे आपको कुछ भी नोट्स नहीं करना है। जितनी भी बात यहाँ पे पढ़ाई जाएगी वो आपको पीपीटी के थ्रू अवेलेबल करवाई जाएगी, और जो नहीं होगा वो आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले क्या है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी आप कहीं पर बैठे हुए, मान लो कि अभी जो प्रेजेंट अमाउंट आपके अकाउंट में वो कितने 2000 रुपीज़ है, और मान लो कि अचानक से आपके अकाउंट में क्या हुआ कि 20 लाख रुपये क्रेडिट हुई, तो आप क्या करोगे? पहली बात तो ये कि आप क्लास बंद करोगे, और दूसरी बात तो ये होगी कि आपको फीलिंग आएगी कि यहाँ की जो भी है अभी मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मतलब क्या कि आप अमीरी फील करोगे। और थोड़ी सी हम लोग इसमें चेंज करते हैं। ये जो 20 लाख रुपीज़ आप में क्रेडिट हुआ है, मान के चलो भारत की हर एक नागरिक के अकाउंट में क्रेडिट हुआ 20 लाख रुपये, 20 लाख रुपये। अब यहाँ पर आपकी फीलिंग क्या होगी? जितनी 20 लाख पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था और जो 20 लाख रुपये अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, दोनों की वैल्यू क्या सेम रहेगी क्या? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? नहीं होगी। यहाँ पे जो आप अमीरी के शौक देख रहे थे, यहाँ पे आपकी अमीरी के शौक पूरा नहीं होगी। अब इसके पीछे की रीजन क्या है, वही हम लोग बात करते हैं कि इसमें मनी सप्लाई में कैसा होता क्या है। तो चलो अब हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। पहले समझते हैं कि मनी सप्लाई होता क्या है, उसके बाद इसके हम आंसर की ओर जाएंगे। एक क्वेश्चन और है आपसे। मान लो चलो कि आपका कोई दोस्त है और आपसे पूछा क्या कि बताओ कि आपके वैलेट में कितने रुपीज़ हैं, तो आपने बोला क्या कि 1000 रुपीज़ है। ठीक है, उसका माइंड थोड़ा चेंज हुआ। उसने बोला क्या कि अभी तुम्हारे अकाउंट में 1000 रुपीज़ है, तो इस समय भारत में कितने रुपए हैं। मतलब उसने पूछा क्या कि व्हाट अबाउट इंडिया वैलेट्स। अब ये तुमसे पूछा क्या कि व्हाट अबाउट इंडिया वैलेट्स। अब तुम इकोनॉमिक्स जानते हो और एक तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है जो कि इकोनॉमिक्स नहीं जानता है। पहली बात तो उसकी ओर देखेगा, बोलेगा क्या कि तुम पागल उगल हो। और मान के चलो कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरे कि जिस समय मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज़ है, उस समय भारत की इकोनॉमिक्स में कितने रुपये सर्कुलेट कर रहे हैं, उससे तो हम लोग बोलते हैं कि मनी सप्लाई। एट ए पर्टिकुलर टाइम कितनी वॉल्यूम ऑफ मनी इन अ कंट्री सप्लाई कर रहा है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोलते हैं। और इसको जो कैलकुलेट करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। फिर आपके फ्रेंड के माइंड में एक और बात आया। अब पूछा क्या कि जो आरबीआई है वो इसको किस तरह कैलकुलेट करता है। तो आप क्या बोलोगे कि आरबीआई को कैलकुलेट करने के लिए इसको 4 बकेट्स होती हैं। आरबीआई के पास मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए 4 बकेट्स हैं, सॉरी 5 बकेट्स हैं। उससे पूछा कि ये 5 बकेट्स कौन कौन से हैं, तब क्या बोलोगे? M0, M1, M2, M3, M4, जिससे वो लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड एग्रीगेट्स ऑफ मनी सप्लाई। जिससे क्या बोला जाता है? एग्रीगेट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या होता है ये हम लोग जान गए। इसको अगर सिंपल वर्ड में बोलना हो तो सिंपल वर्ड में बोल क्या सकते हैं? द मनी पीपल कैन एक्सपेंड। प्रेजेंट टाइम में भारत की इकोनॉमिक्स में कितनी मनी है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। और इसको कैलकुलेट किसके द्वारा किया जाता है? तो वो कौन करता है? आरबीआई करता है। अब आरबीआई कैलकुलेट किस तरह करता है? तो आरबीआई के पास कहते हैं 5 बकेट्स होती हैं, जिसका नेम क्या है? M0, M1, M3, M4। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ मनी सप्लाई बोलते हैं। और जो प्रेजेंट अमाउंट में रुपये इकोनॉमिक्स में सर्कुलेट कर रहा है उसी को तो एक्सपेंड कर सकते हैं ना, उसके अलावा तो कहीं से एक्सपेंड आप कर नहीं पाओगे। तो ये भी इसको सिंपल वर्ड में आप क्या बोल सकते हो कि द मनी पीपल कैन एक्सपेंड इज कर द मनी सप्लाई। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एक वर्ड यहाँ पे लिखा क्या है कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक। मनी सप्लाई क्या एक स्टॉक है। स्टॉक करने का मतलब क्या होता है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम। एट अ पर्टिकुलर टाइम करने का मतलब क्या है कि अभी आपके वॉच में 10:25 हो रहा है, तो इस समय भारत की इकोनॉमिक्स में कितने रुपए हैं ये आपको बताना है। इसका कहने का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई एक स्टॉक है, मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होते हैं, तो उसको पहले हम लोग समझते हैं कि टर्म्स हैं क्या। तो पहली टर्म यहाँ पे जो यूज होती है वो होती है डिपॉजिट।
कि डिपॉजिट होता क्या है। तो डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग अकाउंट में आप लोग डिपॉजिट करते हो या तो करेंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हो। करेंट अकाउंट किस पर्पज से होता है, बिजनेस पर्पज से होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, बैंक में रुपये डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। और इंटरेस्ट देने के कारण क्या होता है कि जितने भी रुपए हमने डिपॉजिट किए थे बैंक में, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वी गेट प्रॉफिट ऑन इट। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके इंटरेस्ट के कारण हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। बट माइंड में ये रखना, ये सेविंग अकाउंट में होता है। करेंट अकाउंट की बात करें तो करेंट अकाउंट में नहीं होगा। करेंट अकाउंट में क्यों नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट होता है, इस पर बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है। और दूसरी बात, डिपॉजिट होता क्या है, डिपॉजिट करने का मतलब क्या हुआ कि जब मन करे तब हम इसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि जब मन करे हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं तो उस पर हमारे इंटरेस्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो वो हम लोग समझते हैं। आपने 100 रुपये डिपॉजिट किए बैंक में 1 ईयर के लिए 12% पर एनम रेट की इंटरेस्ट पे। तो 1 साल के बाद अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 100 P गुना R गुना T, मतलब 12। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट मिलेगा 12 रुपये। अभी आपने जो 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए वो 1 साल के बाद कितना बन जाएगा, 112 रुपीज़। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट क्या हुआ 12 रुपये हुए। अब क्या हुआ कि आपको कुछ इमरजेंसी आया, आपने बोला क्या कि हम 1 साल के लिए बैंक में ये अमाउंट नहीं छोड़ सकते, हम 9 मंथ में क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, जब आपने ये बोला कि 9 मंथ में निकालोगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट में कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर 12% 12 महीने के लिए रेट है तो 9 महीने के लिए कितना होगा, 9% होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आप 9 मंथ के बाद निकालोगे तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको क्या मिलेगा, आपकी अमाउंट मिलेगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 9 मंथ के बाद जो आपने 100 रुपये डिपॉजिट किए तो वो कितना हो जाएगा, 109 रुपये हो जाएगा। ये होता है डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट कहने का मतलब है कि जब मन करे जब आप विड्रॉल कर लो, बैंक जितना इंटरेस्ट पहले दे रही थी अभी भी वही इंटरेस्ट देगी। डिपॉजिट अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, एक तो होती है सेविंग, दूसरी क्या होती है करेंट। करेंट क्या होता है, फॉर द बिजनेस पर्पज सभी होता है, जिसके कारण बैंक उसमें क्या करता है, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब दूसरी हम लोग बात करें तो सेकंड वन आपकी क्या है, टाइम डिपॉजिट। तो समझिएगा टाइम डिपॉजिट क्या होता है। टाइम डिपॉजिट करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग बैंक में जो रुपए जमा करते हैं वो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, इस तरह यहाँ पर हम लोग डिपॉजिट करते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात यह है, 100 रुपये हमने फिर जमा किया, 9% पर एनम की रेट पर किया, 1 साल के लिए किया, तो 1 साल के बाद ये कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 109 रुपये। यहाँ तक डाउट, यहाँ पर आप कर लो 9% पर एनम हटा कर यहाँ पर आप करो 12% पर एनम कि रेट निकालने में और इंटरेस्ट निकालने में ईजी रहेगा। तो हमने क्या बोला कि जो 1 साल के बाद रुपए मिलेगी वो कितने मिलेगी, 112। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये डिपॉजिट अकाउंट रहता है, हम 9 मंथ में निकाल रहे हैं, तो 9 मंथ में निकाल रहे हैं तो 100 रुपये हैं, तो 100 कितने बन के निकलते हैं, 109। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 रुपये हो रहा है, किस में, तो डिपॉजिट अकाउंट में। बट अगर हम लोग टाइम डिपॉजिट की बात करें तो टाइम डिपॉजिट में प्रॉफिट इतना नहीं मिलेगा। टाइम डिपॉजिट में क्या करो, आपने 1 साल के लिए फिक्स किया था, तो आप 1 साल के पहले निकालोगे तो बैंक क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देने के कारण क्या हुआ कि एक्चुअल में आपको 9 मंथ में मिलना चाहिए कितना, 109 रुपये, तो यहाँ पर आपको 109 रुपीज़ नहीं मिलेगा, इससे कम मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 108 मिल सकता है, 107 मिल सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या कि जितना प्रॉफिट पहले मिल रहा था उतना प्रॉफिट अभी नहीं मिलेगा। इसका कहने का मतलब आपकी प्रॉफिट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट में भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्या देखा हमने, डिपॉजिट देखा, टाइम डिपॉजिट देखा। डिपॉजिट में हमने क्या देखा कि जब मन कर जब विड्रॉ कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टाइम डिपॉजिट में क्या बोला कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, और उस टाइम के पहले हम लोग जब विड्रॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, बैंक हमको क्या करेगा, इंटरेस्ट कम देगा, और बैंक जब इंटरेस्ट कम देगा तो क्या होगा, प्रॉफिट हमारे डिपॉजिट पे कम मिलेगा।
अब यहाँ पे एक टर्म और होता है यूज, डेट इज कॉल्ड द अदर डिपॉजिट। अब अदर डिपॉजिट में क्या आता है ये आपको माइंड में रखना है। तो अदर डिपॉजिट की बात करिए तो अदर डिपॉजिट में सुनिएगा क्या क्या आता है। तो डिपॉजिट बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी डिपॉजिट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो किस में आता है, अदर डिपॉजिट में आता है। डिपॉजिट बाय गवर्नमेंट, डिपॉजिट बाय फॉरेन गवर्नमेंट, डिपॉजिट बाय फॉरेन सेंट्रल बैंक, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ अदर डिपॉजिट। ये आपको माइंड में रखना है। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे मनी एग्रीगेट्स। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब मनी एग्रीगेट्स की बात करें तो मनी एग्रीगेट्स हम पहले देखेंगे एम नोट देखेंगे। तो एम नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, मॉनेटरी बेस बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी यही इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जितना पढ़ा वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको ही पूछेगा। बोलेगा क्या कि एम नोट में क्या इंक्लूड है, M1 में क्या आता है, M2 में क्या आता है, M3 में क्या होता है। इसी तरह आपसे पूछेगा एम नोट को क्या बोलते हैं, M1 को क्या बोलते हैं, M3 को क्या बोलते हैं, M4 को क्या बोलते हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर एम नोट की बात करें तो एम नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, मॉनेटरी बेस बोलते हैं। अब एम नोट किस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो एम नोट हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। एम नोट क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस बैंक डिपॉजिट इन RBI प्लस अदर डिपॉजिट इन RBI। ये क्या होता है, एम नोट होता है। अब देखना है यहाँ पे करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, अदर डिपॉजिट इन RBI, और साथ में यहाँ पर हमने क्या देखा, बैंक डिपॉजिट इन RBI। अगर M1 की बात करें तो M1 को हम लोग पहले बोलते क्या है वो समझो। तो M1 की हम लोग बात करें तो M1 को हम लोग बोलते हैं मोस्ट लिक्विड मनी, और इसका नाम बताएं तो क्या हुआ, नैरो मनी हुआ। और हम लोग इससे कैलकुलेट किस तरह करते हैं तो M1 की फार्मूला लिखेगा करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट इन RBI प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। तो यहाँ पर चेंज किया हुआ है तो सिर्फ चेंज हुआ है डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। पहले क्या है तो पहले इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एम नोट में भी है, अदर डिपॉजिट इन RBI एम नोट में भी है। अब चेंज यहाँ पर क्या हुआ है कि बैंक डिपॉजिट इन RBI और सेकंड में क्या है, डिमांड डिपॉजिट इन RBI। तो इस तरह आप सोच सकते हो कि सेंट्रल बैंक क्या है, RBI, तो RBI ऊपर आएगा, तो ऊपर क्या एम नोट है, इसका मतलब एम नोट क्या आएगा, किस में आएगा, RBI। एम नोट में क्या आएगा, RBI आएगा। और M1 की बात करें तो बैंक क्या आता है, RBI भी एक बैंक है, लेकिन RBI के नीचे मान लो कि बैंक आता है ना, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, जिसमें हम लोग करते हैं, तो किस्मत है M1 में आ गया। वही हम लोग बात करें M2 को, तो M2 को हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और M2 को कैलकुलेट किस तरह करते हैं तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। ये क्या हो गया, M2 हो गया। एम नोट में क्या, RBI, M1 में क्या, डिमांड डिपॉजिट बैंक आया। M2 की बात करें तो M1 में क्या हमने ऐड कर दिया, तो बैंक के बाद पोस्ट ऑफिस ऐड कर दिया। और M3 की बात करें तो M3 को हम लोग पहले बोलते कि आप लोग वो समझो, वो लिखो। तो M3 को हम लोग बोलते ग्रॉस, ब्रॉड, एग्रीगेट, वाइडली मनी। और M3 को कैलकुलेट किस तरह करते हैं तो M3 क्या होता है वो लिखेगा M1 प्लस
टाइम डिपॉजिट इन बैंक, ये क्या हो गया, M3 हो गया। M4 की बात करें तो M4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडेस्ट मनी। और इसको हम लोग किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो M4 किसका बराबर होगा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। टोटल डिपॉजिट करने का मतलब क्या हुआ, सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट। यहाँ तक क्लियर है, आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। माइंड में सिर्फ यही रखना है कि किसके द्वारा दिया गया, तो माइंड में ये रखिएगा इसको देने वाला एक कमेटी था जिसका नाम क्या था, रेड्डी कमेटी। कब दिया गया, 1998। और इसमें कितने एग्रीगेट आते हैं, तो वो भी माइंड में रखिएगा, NM0, NM1, NM2, NM3। एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ये किसके बराबर होता है। तो पहला देखिएगा NM0, ये किसके बराबर होता है, M1 के बराबर होता है। और हमने अभी M1 किसके बराबर पढ़ा, तो करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक बैंक डिपॉजिट इन RBI प्लस अदर डिपॉजिट इन RBI। ये हमने क्या पढ़ा था, M1 पढ़ा था। और M1 किसके बराबर होता है, NM0 के बराबर होता है। और दूसरी हम लोग बात करें तो दूसरी क्या है, NM1, ये किसके बराबर होता है, तो M1 के बराबर होता है। और M1 किसके बराबर होता है, करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक प्लस अदर डिपॉजिट। और नेक्स्ट की हम लोग बात करें, डेट इज द NM2। M1 M2 में क्या हो रहा था, M1 ऐड हो रहा था, NM2 में क्या ऐड होगा, NM1 ऐड होगा। प्लस यहाँ पे और क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। और साथ में क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट क्या होता है ना, डिपॉजिट जो कि 1 साल के लिए हो, अप टू 1 ईयर। और NM3 की बात करें कि NM3 किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होगा, NM2 प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट करने का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 ईयर। और प्लस कॉल टर्म बोरोइंग। फार्मूला आपको माइंड में नहीं रखना है, इसमें आपको यही रखना है कि कितने टाइप के एग्रीगेट्स है, तो माइंड में रखिए कौन कौन सी है, NM0, NM1, NM2, NM3। और साथ में ये माइंड में रखना है कि कब दिया गया, तो 1998। और किसके द्वारा दिया गया, तो वायु रेड्डी कमेटी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि मनी सप्लाई क्या इंक्लूड करता है, तो अभी हमने देखा करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक करता है। 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देकर पूछेगा क्या कि बताइए कौन से मनी सप्लाई इंक्लूड नहीं करते। या तो इस टाइप के क्वेश्चन देंगे, या तो क्वेश्चन आपको क्या देंगे कि 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से एक क्या होगा कि मनी सप्लाई इंक्लूड करेगा, बोलेगा कि उसको आइडेंटिफाई करो जो कि मनी सप्लाई इंक्लूड करता है। और साथ में क्या देगा, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। और क्या इंक्लूड करता है, अदर डिपॉजिट इन RBI। और क्या इंक्लूड करता है, सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। साथ में क्या इंक्लूड करता है, टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, बैंक डिपॉजिट इन RBI, अदर डिपॉजिट इन RBI। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप की एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं। पहली क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द ब्रॉड मनी M3। तो M3 किसके बराबर होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट
टाइम डिपॉजिट किस में, तो बैंक में। इसका मतलब टाइम डिपॉजिट विथ बैंक ये तो होगा। और M1 में क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक तो आएगा ही, और साथ में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक आएगा। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M2। अब M2 में क्या इंक्लूड होता है, M2 में तो M1 इंक्लूड होगा ही। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट इन बैंक, कुछ नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पर क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। पूछ क्या रहा है यहाँ पर, विच लिख लीजिएगा। यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। तो ब्रॉडेस्ट कौन सा है, M4 है, अभी हमने लिखा। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू, तो हाई पावर्ड मनी किससे आप लोग बोलते हैं, M0 को बोलते हैं। M0 को और हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस मनी भी M0 को बोलते हैं। M2 की बात करते हैं, M2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और M1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट लिक्विड मनी और नैरो मनी बोलते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, RBI के द्वारा कौन सा यूज किया जाता है, तो माइंड में रखिएगा कि जो RBI मनी सप्लाई भारत में कैलकुलेट करने के लिए यूज करता है, डेट मॉनेटरी एग्रीगेट्स इज M3। फिर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M1। M1 में करेंसी विथ पब्लिक होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है, अदर डिपॉजिट होता है, इसका मतलब टाइम डिपॉजिट नहीं होता है। फिर क्या पूछ रहा है कि आउट ऑफ द 4 कंसेप्ट ऑफ द मनी सप्लाई पोस्ट ऑफिस सेविंग किस में इंक्लूड होता है। तो पोस्ट सेविंग किस में इंक्लूड होता है, एक तो M2 में होता है। M2 में क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, और M4 में क्या होता है, टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। का कहने का मतलब M2 एंड M4 में होता है। फिर क्या पूछ रहा है, करेंसी विद द पब्लिक दिया हुआ इतना, डिमांड डिपॉजिट दिया हुआ इतना, अदर डिपॉजिट विथ RBI इतना दिया है, पोस्ट ऑफिस में सेविंग इतना दिया है। फाइंड करने के लिए बोल कह रहा है कि M1 एंड M2 बनाओ आप लोग इसको। M1 क्या होता है, देखना सॉल्यूशन। M1 की बात करें तो M1 क्या होता है, करेंसी विद द पब्लिक, तो कितनी है 2500 करोड़, प्लस अदर डिपॉजिट ये कितने हैं 50 करोड़। और M1 में क्या होता है, तो डिमांड डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट कितनी आपकी 1500 करोड़। कैलकुलेट कर लो तो कितना होगा 0 5 10 4050 CR। अगर M2 की बात करें तो M2 किसके बराबर होता है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, तो M1 कितना आपके 4050 करोड़, और पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट कितनी है 300 करोड़। तो कितना हुआ 0534350 करोड़। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुई। अब वो हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो वहाँ पे 20 लाख की फील था आप लोग क्यों नहीं ले पाए, तो वो समझिएगा इसके पीछे की रीजन क्या है। यहाँ पे ये एक क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको खरीदने के लिए क्या हुआ 3 आदमी तैयार था। इसकी इनिशियल प्राइस क्या थी 10 रुपये, और पहले वाले के पास कितना था उस समय 2 रुपये 4 रुपये, और थर्ड वन के पास कितनी थी 2 रुपये। मन तीनों का था कि इसको जाए और ख़रीद ले, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के पास उतने अमाउंट थे नहीं कि खरीद ले। अब हमने क्या बोला कि अचानक से आपके अकाउंट में कुछ रुपए क्रेडिट हुए, मान के चलो कि इनके अकाउंट में 10 रुपये क्रेडिट हुए, तो जब इसके अकाउंट में 10 रुपये क्रेडिट हुआ तो इसको क्या हुआ टोटल ऐड होकर 12 रुपये हो गए। जब इसको क्रेडिट होगा तो कितना होगा 40 रुपये होगा। अब इसको क्रेडिट हुआ तो इसमें कितना हो जाएगा 22। फिर आप बोलोगे क्या कि अब तो तीनों खरीद लेंगे। अब यहाँ पर देखना क्या हुआ, ये जो शॉपकीपर बैठा है वो किस लिए बैठा है, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए बैठा है। अब ये क्या देख रहा है कि मार्केट में तो एक ही सामान है जो कि मेरे पास है, और इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वो सोचेगा कि इसका डिमांड क्या बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसको चाहिए क्या प्रॉफिट चाहिए। और ये देख क्या रहा है कि मनी बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में, मतलब यही तो है कि मनी सप्लाई, कि मार्केट में क्या हुआ है कि मनी की सप्लाई ज़्यादा हो गया है। जब मनी की सप्लाई ज़्यादा हो गया तो इसके कारण से क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट की डिमांड भी क्या हुई ज़्यादा हो गई। अब जब डिमांड ज़्यादा हुआ तो शॉपकीपर क्या बोलेगा कि पहले मैं जो 10 रुपये में बेच रहा था अब मैं क्या बेचूंगा उसको 18 में बेचूंगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो परचेजिंग पावर थी पहले 10 की, अब यहाँ पर परचेजिंग पावर 10 रुपये की क्या हो गई डिक्रीज हो गई।
पहले तो क्या मिल रहा था, 10 रुपये में एक बिस्किट मिल जा रहा था, बट अब क्या होगा कि 10 रुपये में ये नहीं मिलेगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि परचेजिंग पावर क्या हुआ, 10 रुपये की गिर गई। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब परचेजिंग पावर गिर गई, इसका कहने का मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ पर इन्फ्लेशन हो गया। और ये इन्फ्लेशन क्यों हुआ है, दाम बढ़ने के कारण हुआ, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो यही सिनेरियो वहाँ पर भी था कि जो 20 लाख रुपये क्रेडिट हुआ, सबके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अब मार्केट में क्या होगा कि कमोडिटीज और गुड्स की क्या होंगे, डिमांड इंक्रीज करेंगे। तो जितने भी सप्लायर है वो क्या देखेंगे कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण वो लोग क्या करेंगे, जितने भी उनकी गुड्स और सर्विसेज है उनके प्राइस को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। जिसके कारण क्या होगा कि जो पहले 20 लाख रुपये की वैल्यू थी परचेजिंग पावर, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि 20 लाख रुपये आपके पास आए या नहीं है। अब ये इन्फ्लेशन क्यों है, इसके पीछे की रीजन क्या है, कितनी टाइप की इन्फ्लेशन होती है, ये हम लोग देखेंगे कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।